आज हम लोग अपने शॉर्ट सीरीज में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर देखा जाए तो इनऑर्गेनिक में क्लास 12th में इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं कि भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड कैसे बनता है, कौन सा वीक फील्ड लाइगेंड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, कहां पेयरिंग होगी कहां पेयरिंग नहीं होगी, कौन सा डायामैग्नेटिक है कौन सा पैरामैग्नेटिक है। इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं और इस चैप्टर में भी वीबीटी से भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सीएफटी, तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग और चौथा इंपॉर्टेंट सेक्शन आइसोमेरिज्म। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ी जाती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो मेन एसेंस है वो है हाइब्रिडाइजेशन। एक मेटल टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है लाइगेंड के साथ, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और हर एक बॉन्ड के लिए मेटल को अपनी एक खाली ऑर्बिटल देनी पड़ेगी। अगली बात समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। तो यहां पे स्पिन क्या है, इलेक्ट्रॉन की अनपेयर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो रही है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, सारे इलेक्ट्रॉन की स्पिन घट रही है तो जहां भी पेयरिंग होती है उन कॉम्प्लेक्स को कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है आप सबके। तो स्वागत है बच्चों आपका इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग अपने शॉर्ट सीरीज में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर देखा जाए तो इनऑर्गेनिक में क्लास 12th में इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं और एक ही जैसे क्वेश्चन आते हैं। 90% क्वेश्चन इस चैप्टर के, 90 चलो ज्यादा हो गया, 80% क्वेश्चन इस चैप्टर के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आते हैं कि भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड कैसे बनता है, कौन सा वीक फील्ड लाइगेंड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, कहां पेयरिंग होगी कहां पेयरिंग नहीं होगी, कौन सा डायामैग्नेटिक है कौन सा पैरामैग्नेटिक है। यही क्वेश्चन तुम नीट के पीवाईक्यू उठा के देखो, नीट के पीवाईक्यू उठा के देखो, भर भर के क्वेश्चन इससे मिलेंगे। इस चैप्टर से पहले तो इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं और इस चैप्टर में भी वीबीटी से भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सीएफटी, तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग और चौथा इंपॉर्टेंट सेक्शन आइसोमेरिज्म। तो एक एक करके बच्चों हम लोग इन सारे सेक्शंस को निपटाएंगे। आज का हमारा टारगेट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को चमका देना। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ी जाती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो मेन एसेंस है वो है हाइब्रिडाइजेशन, कि ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग के बाद नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है जो मॉलिक्यूल को एक प्रॉपर शेप देती है। वही काम यहां पे सीखना है कि वो मिक्सिंग, वो हाइब्रिडाइजेशन, वो स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे मिलेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे मिलेगा। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले बेसिक सी बात समझ लेते हैं, कुछ पॉइंट्स है कि वीबीटी के अकॉर्डिंग मेटल और लाइगेंड के बीच के जो बॉन्ड है वो पूरी तरह से कैसा माना हुआ है, उस बॉन्ड को पूरी तरह से माना गया है कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट। कोवेलेंट यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक छोटा सा दिक्कत रहता है, सबको लगता है कोवेलेंट मतलब दोनों तरफ से एक एक शेयरिंग, ऐसा कंपलसरी नहीं है। यहां पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी शेयरिंग होती है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, लेकिन दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आने के बजाय यहां पे लाइगेंड की तरफ से ही दो इलेक्ट्रॉन यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है और मेटल अपनी सिर्फ खाली ऑर्बिटल देता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे याद रखने के लिए कि जो भी हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, मेटल में जो भी हम ऑर्बिटल यूज करेंगे बच्चों, वो ऑर्बिटल खाली वेकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। अगर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी ऑर्बिटल मेटल की बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हो पाएंगी। क्लियर सबको बात। दूसरी बात क्या है कि जो भी मेटल आयन है वो लाइगेंड की वजह से अपने dsp_sp_d ऑर्बिटल को मिक्स करता है, जिससे हमें हाइब्रिडाइजेशन यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलती हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलती हैं जिनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है और जिनका एक डेफिनेट शेप होता है। तो बहुत सारे शेप होते हैं, बट 12th लेवल पे, नीट लेवल पे बच्चों तुम्हें 3 शेप समझने हैं, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल। और ये जो मेटल की खाली हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये लाइगेंड की भरी हुई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाती है।
तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए वीबीटी का मेन एसेंस है। अब इस बात को और अच्छे से समझते हैं, फिर हम तुम्हें एग्जाम्पल समझाते हैं। सबसे पहले समझो कि तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर देखना कंपलसरी है। सबको पता है ना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? एक मेटल टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है लाइगेंड के साथ, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और हर एक बॉन्ड के लिए मेटल को अपनी एक खाली ऑर्बिटल देनी पड़ेगी, मेटल को अपनी एक खाली ऑर्बिटल देनी पड़ेगी। तो 6 बॉन्ड का मतलब हमें मेटल की तरफ से 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। अब देखो मैं किसी भी एक मेटल की बात अगर कर लूं, एनर्जी का ऑर्डर लिखता हूं। मान लो 4th पीरियड का मेटल है, तो 4s के बाद भरी जाती है ना 3d सबशेल की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है। देन 4p, और 4p के आगे कहीं पे 5s आएगा और उसके बाद आएगा 4d। एनर्जी ऑर्डर ये होता है। मैंने एक छोटा सा सेक्शन लिया है, यानी अगर मेटल 4th पीरियड का है, अगर मेटल 4th पीरियड का है तो उसकी आउटर मोस्ट शेल होगी 4th शेल, तो उसके पास 4s होगा, उसके आगे 3d होगा, उसके बाद 4p होगा, 5s नहीं होगा उसमें, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 4th शेल। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 4th शेल। तो मैं शेल वाइज बना रहा हूं, 3d, d में 5 सब शेल, 5 ऑर्बिटल, एनर्जी 3d की 4s से ज्यादा है। देन 4s एक ऑर्बिटल, 4p 3 ऑर्बिटल, एंड 4d इसमें भी 5 ऑर्बिटल। क्लियर सबको? अब मेटल के पास 2 ऑप्शन है 6 खाली ऑर्बिटल के लिए, या तो वो 2 पीछे वाले d ले ले, एक s और तीनों p ले ले। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं D2sp3। D पीछे क्यों लिखा? क्योंकि अगर S और P nth शेल के हैं तो D है n-1th शेल का। अगर S और P nth शेल के हैं तो D है n-1th शेल का। और दूसरा क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है कि वो S से लेके आउटर मोस्ट शेल की ही सारी ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर ले। आउटर मोस्ट शेल की ही 1 3 4 2 6 ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर ले, और इस केस में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। sp साहेब यहां पे हो जाएगा sp3d2। तो यहां पे 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। दोनों में कॉमन बात क्या है? दोनों की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। दूसरी बात, दोनों में जो d ऑर्बिटल है वो d2x2y2 और dz², यानी जो एक्सिस के ऊपर d ऑर्बिटल है वो वाली d ऑर्बिटल यूज होंगी, एक्सियल वाली ही यूज होंगी। कई बार तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि sp3d2 या d2sp3 में कौन सी ऑर्बिटल यूज होती है। इसके बाद जब अंदर वाली शेल की d ऑर्बिटल यूज होती तो दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, IOC। क्या कहते हैं इसे? IOC। इनऑर्गेनिक से याद रख सकते हो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब बाहर वाली d ऑर्बिटल यूज होती है तो इसको कहा गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, OOC। अब जरा बच्चों ध्यान से एक और बात देख लो, इसी में सारी बात समझ जाएंगे तो अगले वाले सेट में बहुत आसानी रहेगी। क्या बात समझ में आ गई? यहां पे जो अंतर है, S और P वाला सेक्शन कॉमन है, S और P वाला सेक्शन कॉमन है, तो जो अंतर है यहां पे वो D में है और वो अंतर 4D में है। 3D की एनर्जी कम है, कम एनर्जी वाली यूज होगी, तो ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है ये लो एनर्जी का होगा, यानी इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन लो एनर्जी का है और आउटर ऑर्बिटल वाला कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी का है।
और ये बात तो 50-50 कोस दूर में गली गली में बच्चा बच्चा जानता है कि कम एनर्जी मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी। तो हमेशा बेटर कॉन्फ़िगरेशन होता है इनर ऑर्बिटल। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, मतलब मेटल हमेशा पहले कोशिश क्या करेगा, अंदर वाली डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करे। पहली कोशिश क्या होगी, अंदर वाली डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करे। अगर अंदर वाली डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, अगर वो ऑर्बिटल खाली नहीं है, अभी समझाया खाली ऑर्बिटल होगी तभी काम चलेगा। तो अगर अंदर वाली डी ऑर्बिटल खाली नहीं है तो मजबूरी में उसको किधर जाना पड़ेगा, बाहर वाला। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा मजबूरी में बनते हैं। हमेशा किस में बनते हैं, मजबूरी में। मेटल जानबूझ के आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, जानबूझ के आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। एक और केस समझो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहां पे हमें कितनी चाहिए होंगी, यहां पे हमें चाहिए होंगी 4 वेकेंट ऑर्बिटल। तो पिछली बार की तरह यहां भी तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, या तो वो एक अंदर वाली डी और sp2, या वो sp3। 4 ऑर्बिटल, एक डी, एक s 2p, एक s 3p। ये वाला हुआ तो ज्योमेट्री हो जाती है स्क्वायर प्लेनर शेप, और ये वाला हुआ तो ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहेड्रल। यहां पे जो डी है वो डी हमेशा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। अगेन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर बेटर देन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर बेटर देन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अब एक और बात है जो हम आगे से चुरा के ला रहे हैं, ये बात हमने CFT से चुराई। देखो अब ये बात समझ में आ गई ना कि अंदर वाली डी और बाहर वाली एस, यानी ये इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है या फिर आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये बात समझ में आ रही होगी अब कि मेटल अंदर वाली डी इस्तेमाल करेगा पीछे वाली शेल की, पीछे, तो इनर ऑर्बिटल आगे वाली शेल की डी इस्तेमाल करेगा आउटर ऑर्बिटल। अब चोरी की बात क्या है, अगर डोनर एटम कार्बन या नाइट्रोजन एटम है, अगर डोनर एटम कार्बन या नाइट्रोजन एटम है तो वो इलेक्ट्रॉन को धक्का देके, इसको हम CFT में कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड। अभी ये मत जानो स्ट्रॉन्ग क्या है वीक क्या, भी बस इतना जानो कि जब लाइगेंड आ रहे हैं तो लाइगेंड निगेटिवली चार्ज है, वो रिपेल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों को, मेटल के इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं। तो धक्का मुक्की में अगर बहुत तगड़ा लाइगेंड आया तो वो इतना ज्यादा धक्का दे देता है कि मेटल के इलेक्ट्रॉन छुप के भाग के पीछे चले जाते हैं, पेयरिंग कर बैठते हैं, अनपेयर्ड नहीं रहते, हंस रूल वायलेट हो जाता है। तो अगर कार्बन या डोनर एटम नाइट्रोजन है तो जहां भी जितनी जरूरत होगी, ये ध्यान रखना, जितनी जरूरत होगी, फालतू की पेयरिंग नहीं कराएंगे, जितनी जरूरत होगी उतनी ऑर्बिटल खाली कराने के लिए हम पेयरिंग करा सकते हैं। ऑर्बिटल को खाली कराने के लिए, ऑर्बिटल खाली क्यों कराएंगे, क्योंकि हमें इनर ऑर्बिटल की जरूरत है। ऑर्बिटल को खाली कराने के लिए हम पेयरिंग करा सकते हैं, लेकिन कब, अगर डोनर एटम कार्बन या नाइट्रोजन है और अगर डोनर एटम जितनी हमें जरूरत है उतनी डी ऑर्बिटल खाली करा दे, सिर्फ उतनी कराएंगे, जबरदस्ती में नहीं। जरूरत मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 की जरूरत है इनर ऑर्बिटल के लिए, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 1 की जरूरत है, 4 में 1 ही खाली करानी है, 6 में 2 खाली करानी है।
4 के कोऑर्डिनेशन में 1, 6 के कोऑर्डिनेशन में 2। कोबाल्ट के साथ अगर 3+ के साथ ऑक्सीजन डोनर एटम है तो ये भी पेयरिंग करा देता है। कोबाल्ट के साथ अगर डोनर एटम ऑक्सीजन है तो ये भी पेयरिंग करा सकता है। अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूं। कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3, ठीक है। इसको रुको, पहले हम कोबाल्ट वाला एक्सेप्शन नहीं लेते हैं, ये लेते हैं। आयरन +2, वाटर न्यूट्रल, आयरन +2। सबसे पहले आयरन का कॉन्फ़िगरेशन किया आर्गन 3d6 4s2, यही तो होता है। आयरन +2 कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चों अच्छे से आना चाहिए। आर्गन 3d6 4s0, डायग्राम बना लो। डी में 5 ऑर्बिटल, एस में 1 और पी में 3। इसके आगे डी का 4 का डी भी होगा। एक बार अच्छे से समझ गए। उसके बाद 2-4 केसेस और आते हैं, उसके बाद इसमें सारे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होते हैं। डी में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2, एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। एस खाली, पी खाली, डी खाली, एस खाली, पी खाली, डी खाली। अब सोचो जरा, अगर ये इलेक्ट्रॉन धक्का दिए जाते, अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर धक्का दे पाते तो अंदर वाली डी खाली हो जाती। और ये काम कौन करते हैं? लाइगेंड। लाइगेंड कौन है हमारा यहां पे? वाटर। वाटर में डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक वीक लाइगेंड है, तो यहां पे पेयरिंग होना असंभव है। ऑक्सीजन इतना ताकतवर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन देख के डर जाए। ऑक्सीजन इतना ताकतवर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन देख के डर जाए। इसका मतलब यहां पे ऑक्सीजन पेयरिंग नहीं करा पाएगा। पेयरिंग नहीं होगी, डी ऑर्बिटल खाली नहीं होगी। खाली नहीं होंगी तो मजबूरी में से हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा sp3d2, बाहर वाला। ये बन गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। पैरामैग्नेटिक कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। अगली बात समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से। +½ +½ +½ +½ तो यहां पे स्पिन क्या है? इलेक्ट्रॉन की अनपेयर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो रही है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि पेयरिंग होने से स्पिन कैंसिल हो जाती है। तो अगर पेयरिंग नहीं हो रही है इलेक्ट्रॉनों की तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ +½ +½ +½ अगर पेयरिंग हो गई तो +½ -½ कट जाएगा, +½ -½ कट जाएगा। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, आयरन का +2 का ही साइनाइड के साथ। तो देखो अब क्योंकि हम पिछली बार कर चुके हैं तो इस बार मैं सीधे तुम्हें डायग्राम ऑर्बिटल वाला बना दे रहा हूं। बट तुम्हें हर क्वेश्चन में ऑर्बिटल डायग्राम एक बार बना के देखना है। 1 2 3 4 5 6, फिर आगे 4s खाली, 4p खाली, 4d खाली, सब खाली। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, तो d6 देखो जड़ी नहीं आयरन हो, कोई भी d6 हो, सबके साथ यही दो केस। अगर d6 वीक के साथ है पेयरिंग नहीं होगी, d6 स्ट्रॉन्ग के साथ है पेयरिंग होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर जरूर चेक करो, वही तुम्हें बताएगा कितनी ऑर्बिटल चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर जरूर चेक करो, वही बताएगा कितनी ऑर्बिटल चाहिए। अब बच्चों यहां पे जो लाइगेंड है कौन सा है? साइनाइड। साइनाइड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब कैसे पता है स्ट्रॉन्ग है? कार्बन नाइट्रोजन डोनर एटम स्ट्रॉन्ग है और कोबाल्ट +3 के साथ ऑक्सीजन। इतना एनसीईआरटी में लिखा है, इतना ही एनसीईआरटी में लिखा है, नीट इतना ही पूछेगा। तो साइनाइड अगर स्ट्रॉन्ग है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि साइनाइड पेयरिंग करा सकता है। कब पेयरिंग करा सकता है? जड़ी नहीं है जो करा सकता है हमेशा कराए। पेयरिंग करा सकता है, जड़ी नहीं है जो करा सकता है वो हमेशा कराए। क्या वो हमारी जरूरत पूरी करेगा? हमें 2d खाली चाहिए, इसको अंदर भगा दूं, इसको अंदर भगा दूं, तो क्या बना? पेयरिंग के बाद देखो क्या बना,
6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर करके। ये जरूर याद रखना, जरूरत 2 डी ऑर्बिटल की है 6 में। 2 से ज्यादा खाली कर सकते हो मत करना, 2 ही करना। 2 से कम खाली हो सकती तो बिल्कुल मत करना, वो एक भी खाली करने का कोई फायदा नहीं। तो फालतू में जबरदस्ती की अलग से पेयरिंग नहीं कराना, अलग से फालतू की पेयरिंग कहीं नहीं। अब इसके अंदर भी खाली है, बाहर भी खाली है। अंदर बाहर जब भी दोनों खाली हो, हमेशा प्रेफर कौन सा किया जाएगा? अंदर वाला। प्रेफर कौन सा किया जाएगा? अंदर वाला। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन आया D2sp3। इसको कहा जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सॉरी इसको कहा जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पिछले वाले को कहा गया आउटर ऑर्बिटल। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये बन गया डायामैग्नेटिक। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये बन गया डायामैग्नेटिक। और प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, सारे इलेक्ट्रॉन की स्पिन घट रही है। तो जहां भी पेयरिंग होती है उन कॉम्प्लेक्स को कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन घट गई है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन कम हो गई है और अब हमें पेयरिंग होके मिल गई है, अब हमें पेयरिंग होके मिल गई है। आई होप सबको ही समझ में आया है, आई होप सबको ही समझ में आया। तो एक बढ़िया सा एग्जांपल और दिखाते हैं। NiCN4 2-, यहां पे Ni है +2। निकिल अगर +2 में है, पहले निकिल का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d8 4s2। अब निकिल +2 में आर्गन 3d8 4s0। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन, S खाली, P खाली, D खाली, सब खाली। 3D के बाद सब खाली। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। डोनर कौन है? साइनाइड। क्या साइनाइड स्ट्रॉन्ग है? यस सर, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। क्या साइनाइड पेयरिंग करा सकता है? यस सर, बिल्कुल करा सकता है। तो अगर साइनाइड पेयरिंग कराता है तो कितनी खाली होगी? ये वाला इलेक्ट्रॉन। कौन सा वाला? ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर गया, एक डी ऑर्बिटल खाली होगी। यही कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होता, 6 साइनाइड होते, पेयरिंग नहीं होती। ये मतलब है पेयरिंग वहीं पे होगी जहां पे फायदा हो, क्योंकि एक ऑर्बिटल खाली करा के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक ऑर्बिटल खाली करा के 4 वाले में फायदा है। 4 वाले में फायदा है। बहुत ध्यान से सारी बातें सुनना। एक ऑर्बिटल खाली कराने से 4 वाले में फायदा हो जाएगा कि हमें एक डी ऑर्बिटल मिल गई, तो पीछे वाली डी और sp2 के इस्तेमाल से ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर, डायामैग्नेटिक और क्योंकि पेयरिंग हो गई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जहां पेयरिंग हो जाए उसे LSC बोलेंगे, जहां पेयरिंग ना हो उसे HSC बोलेंगे, जहां पेयरिंग ना हो उसे HSC बोलेंगे। और पैरामैग्नेटिक में डायरेक्ट तरीका है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। हमेशा x पॉइंट समथिंग आएगा where x is your number of unpaired electron. x is your number of unpaired electron. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा आसान सा काम होता है VBT को समझना और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अप्लाई करना। देखो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूं। क्रोमियम NONH3Cn2-, NONH3Cn2-, N में नाइट्रोजन, N में नाइट्रोजन, अमोनिया में नाइट्रोजन, Cn में नाइट्रोजन, सब में डोनर एटम स्ट्रॉन्ग है। अगर एक भी स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगी। NO+1, साइनाइड -1, -4 +1 -3, -2 उधर जाके -3 उधर के बन गया +3, तो यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +1।
क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +1। अब बच्चों क्रोमियम +1 में 4s0 3d5 होता है। क्या यहां पे पेयरिंग होगी? बिल्कुल होगी सर जी, यहां पे पेयरिंग। तो डायरेक्टली कर लो ना, बार बार अनपेयर वाला क्यों दिखाना। कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। 2 d ऑर्बिटल खाली कराने की जरूरत है। 1 2 3 4 5। पेयरिंग अगर होगी तो चलो इस वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर भेज दिया, इस वाले को भी अंदर भेज दिया, दोनों d ऑर्बिटल खाली हो गई। 6 में हमें 2 ही खाली करानी है। तो पेयरिंग होने के बाद अगर 2 से ज्यादा खाली होते तो भी 2 की ही करा के रुक जाते। पेयरिंग होने के बाद 2 d ऑर्बिटल खाली हो गई, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट 1.73। मैग्नेटिक मोमेंट हम डायरेक्टली निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट हम डायरेक्टली निकालते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें दिखते हैं। प्रैक्टिस होगी तो ये काम बहुत जल्दी कर पाओगे, आंसर भी जल्दी निकाल पाओगे। प्रैक्टिस नहीं होगी तो गड़बड़ा दोगे। तो कॉन्फ़िगरेशन पे कमांड होनी बहुत जरूरी है, कॉन्फ़िगरेशन पे कमांड होनी बहुत जरूरी है। और एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। दोनों के दोनों डायामैग्नेटिक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल इन दीस कॉम्प्लेक्स। देखो NiCO4 में निकल 0, NiCN4+2, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, एक में निकल 0 में है, चलो समझ ले। 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक में निकल +2 में है। 1 2 3 4 5 6 7 8, S खाली, S के आगे P खाली, D खाली। यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें डोनर एटम कार्बन स्ट्रॉन्ग, यहां पे साइनाइड डोनर एटम कार्बन स्ट्रॉन्ग। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक डी खाली चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक डी खाली चाहिए। ये अंदर गया, एक डी खाली हुई, हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2। साइनाइड वाले का हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2। ये एक स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। मॉन्ड प्रोसेस निकल टेट्राकार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड वाले सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां भी पेयरिंग करा दें, यहां भी पेयरिंग तो करा दें, एक डी तो खाली हो जाएगी, लेकिन एस भी तो खाली चाहिए। बिना एस के तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है। एस ऑर्बिटल के बिना हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। तो चलो डी तो खाली हो गई, बट उससे पहले एस भी खाली करनी है। न्यूट्रल स्टेट में एस अपने आप तो खाली होगी नहीं, तो ये जो स्ट्रॉन्ग वाला है ये एस के भी दोनों इलेक्ट्रॉन कहां भेज दिया, जो खाली हमने डी की थी। इसलिए स्पेशल केस है कि यहां पे डी खाली होने के बाद भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। डी खाली होने के बाद भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, क्योंकि यहां पे s ऑर्बिटल को खाली करने के लिए डी में चले जाते हैं। तो ये 3d8 से 3d10 4s0 बन जाता है। 3d8 से 3d10 4s0, क्योंकि s खाली करानी है, s खाली करानी है। तो इसका हो गया sp3, इसका हो गया dsp2। आंसर आ गया ऑप्शन बी। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो ऐसे कुछ स्पेशल एग्जाम्पल हैं, 2-4 हैं, नीट में ज्यादा नहीं आते, 2-4 जो एनसीईआरटी के हैं वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। फिर से वही क्वेश्चन, NiCO4 अभी हमने समझा, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। तो ये टेट्राहेड्रल और डायामैग्नेटिक है। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डायामैग्नेटिक, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डायामैग्नेटिक। Which of the following will exhibit minimum paramagnetic behavior? Now this is your chocolate problem. क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर मुझे तुम सबसे चाहिए कमेंट बॉक्स में। करोगे देखो वैसे ही। आसान बात यह है कि सब में वाटर है, सब में वाटर है तो कोई पेयरिंग तो होनी नहीं है। तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे तुम्हें। इसलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कौन सी डी ऑर्बिटल यूज होती है? तो ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्टली आ जाते हैं कि डी वाले हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी डी ऑर्बिटल यूज होती है, कौन सी डी ऑर्बिटल यूज होती है। जैसे इन दोनों में डी ऑर्बिटल x2 y2 और dz2 का इस्तेमाल होता है। 5 वाले में, 5 वाला वैसे यहां पे नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में है। 5 वाले में dz स्क्वायर का इस्तेमाल होता है और 4 वाले में dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का इस्तेमाल होता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना है, स्क्वायर प्लेनर बना है तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 रही होगी। तो d ऑर्बिटल x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो आई होप सबको VBT समझ में आ गई हो। VBT के क्वेश्चन की बच्चों प्रैक्टिस करो। 12th क्लास के अगले टॉपिक में हम लोग CFT को समझेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। तो आई विश कि उससे पहले आप सारे बच्चे VBT को बहुत अच्छे से पढ़ लें, VBT को अच्छे से समझ लें और VBT के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। 2-4 PYQ लगाओगे, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो PYQ लगा के अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहो और ऐसे ही हंसते खेलते चैप्टर को घटाते रहो। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।